नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो होगी दोस्तों रेट मैन से संबंधित, जिसमें लेवल 1 या 2 हो सकता है। और अपना जो टॉपिक होने वाला है हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित अपना टॉपिक होने वाला है, जिसमें लगभग दोस्तों 15 या 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों छोटी सी वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला दोस्तों। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शिक्षण विधि में व्याकरण की शिक्षा प्रत्यक्ष से नहीं दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों निम्न में से कौन सी एक शिक्षण विधि है जिसके अंतर्गत व्याकरण की शिक्षा पृथक से नहीं दी जाती है। ठीक है, अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे जो भाषा संसर्ग विधि है दोस्तों, भाषा संसर्ग जो विधि है, इसके अंदर व्याकरण की शिक्षा दोस्तों थ्योरी के साथ में दी जाती है। ठीक है, थ्योरी के साथ में भाषा शिक्षण की ये मतलब कि व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बाकी आगमन है, निगमन है, व्याख्यान विधि, इसमें दोस्तों व्याकरण की शिक्षा थ्योरी के दोस्तों अलग से दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों एक परिभाषा दे रखी है। परिभाषा को आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखना। दल शिक्षण अनुदेशात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र स्पुर्द कर दिए जाते हैं और शिक्षण प्रदान करने वाले की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। ठीक है, और मतलब कि शिक्षण का दायित्व सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पे जो छात्र समूह होते हैं संपूर्ण विषय वस्तु या उसके मतलब कि किसी भी महत्वपूर्ण अंग का एक साथ शिक्षण करते हैं। दोस्तों दल शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि दो या तीन मतलब 2 या तो 3 से अधिक मास्टर हो सकते हैं। उनको मतलब कि कुछ छात्र दे दिए जाते हैं। उनको मतलब कि फिर एक किसी भी टॉपिक के अंतर्गत मतलब कि उनकी समस्या होती है तो उस टॉपिक को हल कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों मतलब कि कोई किसके द्वारा परिभाषा दी दोस्तों, ये मतलब कि ग्रुप टीचिंग वाली, दल शिक्षण वाली ये परिभाषा दी दोस्तों सेपलिन व ओल्ड के द्वारा। ठीक है, सेपलिन और ओल्ड के द्वारा ये परिभाषा दी दोस्तों। ठीक है, दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ। तो दल शिक्षण विधि दोस्तों इसका सर्वप्रथम कौन से देश में प्रयोग हुआ, तो ये दोस्तों अमेरिका के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले दल शिक्षण या ग्रुप टीचिंग का दोस्तों मतलब कि आविष्कार हुआ या प्रयोग हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र में दोस्तों कार्य करने वाले प्रथम विश्वविद्यालय स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में जो दूरस्थ शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा, इसके क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है। तो वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय, जो कि कोटा के अंतर्गत है, एक दूरस्थ शिक्षा के लिए क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक नियमित कक्षाएं नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उपागम में दोस्तों आयु व समय को बंधन के महत्व को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा उपागम है जिसमें आयु समय के बंधन को महत्व नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे दूरस्थ जो शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा, इसके अंतर्गत आयु और समय को दोस्तों महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी उम्र में दोस्तों आप किसी भी मतलब कि पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयु और समय को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरस्थ शिक्षा विधि में मतलब कि निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा जो होती है इसमें कौन सा घटक शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों नियमित जो कक्षाएं होती है दोस्तों इसमें दूरस्थ शिक्षा में नहीं करवाई जाती है। ठीक है, बाकी पत्राचार, मूल्यांकन, ये कॉन्टेक्ट जो प्रोग्राम होते हैं ये मतलब कि दूरस्थ शिक्षा में किए जाते हैं। लेकिन जो नियमित कक्षाएं होती है दोस्तों ये अपने दूरस्थ शिक्षा में नहीं होती है। ठीक है, इसमें केवल एग्जाम करवाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम जो सैनिक विधि का प्रयोग किया गया दोस्तों, ये कहाँ पे कौन से देश में किया गया है। तो भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम आर्मी मेथड का जो प्रयोग किया गया, यानी कि सैनिक जो विधि है दोस्तों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो ये दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय मतलब कि ये आर्मी मेथड का प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक ने कहा कि पेन टेबल पे रख दो, पेन टेबल पे रख दो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि शिक्षक ने कहा कि पेन टेबल पे रख दो। तो ये दोस्तों शिक्षण विधि कौन सी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये द्विभाषा विधि है। ठीक है, द्विभाषी विधि है जिसके अंतर्गत दोस्तों पेन टेबल दोस्तों ये मतलब कि इंग्लिश वर्ड है, बाकी रख दो दोस्तों हिंदी शब्द है। यानी कि द्विभाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि आधे शब्द मतलब कि इंग्लिश के और आधे शब्द हिंदी के, यानी कि ये द्विभाषा विधि के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि में किया जाता है। तो दो भाषाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी दो भाषा है अपने पास, उसका जो तुलना करके दोस्तों अध्ययन किया जाता है वो कौन सी विधि में किया जाता है। तो ये व्यतिरेकी जो विधि है, व्यतिरेकी विधि, इसके अंतर्गत दो भाषाओं को तुलनात्मक करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के प्रतिकूल है दोस्तों। ऐसी कौन सी विधि है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसके प्रतिकूल है।
तो प्रतिकूल के अंतर्गत बात करें दोस्तों, अपनी जो व्याख्यान विधि है दोस्तों, मतलब कि ये बाल केंद्रित संबंधित नहीं है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये मतलब कि अध्यापक केंद्रित विधि है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड विधि है। और चाइल्ड सेंटर्ड विधि कौन कौन सी है? तो अभिक्रमित अनुदेशन हो जाएगी। और जो डायरेक्ट मेथड है दोस्तों, ये भी अपने प्रत्यक्ष जो विधि है ये भी बाल केंद्रित है। और बाकी जो खेल विधि है, प्ले मेथड जो विधि है, ये भी अपने बाल केंद्रित से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन गलत होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक के उच्चारण को दोष जो बालक के जो उच्चारण दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उचित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों किसी बालक का जो उच्चारण होता है, उच्चारण के दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपाय उचित नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीच जो थेरेपी है दोस्तों, ये मतलब कि उच्चारण को सही करने वाला है। विश्लेषण जो पद्धति है ये भी दोस्तों मतलब विश्लेषण के माध्यम से दोस्तों मतलब कि छात्र को उच्चारण में क्या दोष है उसको दूर करने के लिए ये भी मतलब कि एक सही है। एक सामूहिक वाचन होता है दोस्तों, मतलब कि समूह के अंतर्गत वाचन करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो हेजिटेशन होता है वो मतलब कि दूर हो जाती है, ठीक है। लेकिन एकल जो वाचन करवाया जाता है, इससे क्या होता है कि इसका जो बालक का जो उच्चारण दोष है वो दूर नहीं हो पाता है, ठीक है। वो हिचकिचाहट होती है, उसमें हेजिटेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रक्रिया का संबंध दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से नहीं है? तो यहाँ पे जो दोस्तों मतलब कि एक दूरस्थ शिक्षा जो है इसके प्रणाली का संबंध किससे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो दल शिक्षण होता है, दल शिक्षण का दोस्तों यहाँ पे एक तो नियमित कक्षाएं होती ही नहीं है, तो दल शिक्षण का भी कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि दत्त कार्य या गृह कार्य वगैरह दिए जाते हैं, गृह कार्य वगैरह या फिर मतलब कि जो प्रोजेक्ट वगैरह जो कार्य होते हैं वो दिए जाते हैं। बाकी पत्राचार पाठ्यक्रम वगैरह होता है और संपर्क कार्यक्रम भी होता है, ठीक है। लेकिन दल शिक्षण तो मतलब कि नियमित कक्षाओं में होता है, और नियमित कक्षाएं अपने मतलब कि दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना दोस्तों निम्न में से कौन सा तथ्य अवबोधात्मक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों यहाँ पे पाठ योजना में निम्न में से कौन सा तथ्य है जो कि अवबोधात्मक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? तो यहाँ पे जो छात्र शब्द के विभिन्न जो भेद होते हैं उनको जान सकेंगे, ठीक है। पाठ योजना के अंतर्गत क्या होता है कि मतलब कि जो अवबोधात्मक जो उद्देश्य होता है पाठ योजना का, उसमें क्या होता है, छात्र शब्दों के विभिन्न जो भेद होते हैं उनको जान सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अवबोधात्मक जो क्षेत्र है वो से किससे संबंधित हो जाएगा? शब्दों के भेदों को जान सकेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि और शिक्षा मनोविज्ञान के अनुकरण सिद्धांत में पर आधारित अधिगम मतलब कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों भाषा शिक्षण के जो अनुकरण विधि है और मनोविज्ञान के जो अनुकरण सिद्धांत का दोस्तों जो प्रतिपादक है, इसका आधार दोस्तों अधिगम में दोस्तों इसका जो मतलब कि प्रतिपादक है इसके कौन है दोस्तों? प्रतिपादक कौन हो जाएगा? तो अनुकरण के जो प्रतिपादक होते हैं वो दोस्तों कौन है? तो स्किन अपना यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों मतलब कि कौन हो जाएगा? तो इसका जो हेगार्ट है, जो कि हेगार्ट के द्वारा मतलब कि ये परिभाषा दी गई है दोस्तों, ठीक है। हेगार्ट के द्वारा भाषा शिक्षण में दोस्तों अनुकरण विधि और मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान में अनुकरण सिद्धांत है, ये हेगार्ट के द्वारा दिया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि प्रारंभ किस देश में हुई दोस्तों? यहाँ पे डायरेक्ट मेथड जो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानी जाती है, ये कौन से देश में मतलब कि इसका विकास हुआ? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों मतलब कि डायरेक्ट मेथड की बात की जा रही है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड दोस्तों फ्रांस के अंतर्गत दोस्तों ये मतलब कि इसका उद्गम हुआ दोस्तों, ठीक है, फ्रांस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में महिलाओं की गुणवत्ता में सुधार और नियंत्रण हेतु भारत में मतलब कि कार्यरत संस्था कौन सी है? यहाँ पे मतलब कि जो पाठ्यक्रम और महाविद्यालयों की गुणवत्ता, ठीक है, महाविद्यालयों की गुणवत्ता सॉरी यहाँ पे महाविद्यालयों की गुणवत्ता के सुधार में नियंत्रण और भारत के जो कार्यरत संस्था वो कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? यहाँ पे एक जो कार्यरत संस्था वो हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, यानी कि एनसीटी जो मतलब कि है ये अपने इससे संबंधित है, ठीक है। पाठ्यक्रम और महाविद्यालयों की जो गुणवत्ता उनको सुधार करने के लिए एनसीटी का जो मतलब कि मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट के निम्न में से किस पद को उसके शिष्य जीलर ने मतलब कि तैयारी और प्रस्तुतिकरण के नाम से प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो हर्बर्ट का एक शिष्य जिसका क्या नाम है? जीलर, ठीक है, जिसने मतलब कि जो हर्बर्ट के जो पद है उसमें एक दो शब्द है, एक तो तैयारी एक प्रस्तुतिकरण है दोस्तों, ठीक है। ये दो शब्द हैं हर्बर्ट के, इसने मतलब कि एक ही शब्द में व्यक्त कर दिया जीलर के द्वारा, तो वो शब्द कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पष्टता जो शब्द है दोस्तों, स्पष्टता के अंतर्गत मतलब कि तैयारी और प्रस्तुतिकरण को एक साथ प्रकट करने वाला कौन है? जीलर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हर्बर्ट का शिष्य है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के द्वारा बच्चों चित्र व कार्डों के माध्यम से वर्ण शब्द द्वारा आदि सीखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मतलब कि बच्चे चित्रों और कार्डों के माध्यम से वर्ण शब्द वगैरह आदि सीखते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अपना जो सहचर्या जो विधि है इसके माध्यम से मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो चित्रों और कार्डों के माध्यम से वर्ण वगैरह सीखते हैं, वर्ण और शब्द वगैरह सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाचन को अर्थग्रहण और आत्मसातीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा एक वाचन है जो कि अर्थग्रहण व आत्मसातीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मौन वाचन है जो कि मतलब कि एक आत्मीकरण की दृष्टि से मतलब कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थग्रहण और आत्मसातीकरण की दृष्टि से मौन वाचन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में इकाई विधि के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे इकाई विधि की बात की जा रही है, इकाई विधि के जन्मदाता कौन है। तो यहाँ पे जो मॉरिसन है दोस्तों इकाई विधि के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मॉरिसन है जो कि इकाई विधि के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो पाठ योजना की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, जो दैनिक योजना होती है दोस्तों पाठ योजना की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है, दैनिक योजना किससे संबंधित है, तो पाठ योजना की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण की सर्वाधिक उपादेयता है दोस्तों। दल शिक्षण की जो सर्वाधिक जो उपादेयता वो क्या चीज़ हो जाएगी, तो दल शिक्षण के द्वारा मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, ये मतलब कि इसमें जो एक ही प्रकरण के विभिन्न जो विशेषज्ञ होते वो उनके द्वारा जो निर्देशन प्राप्त होता वो मतलब कि एक ही जगह पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो दल शिक्षण के अंतर्गत सभी की सभी जो मतलब कि समस्याएं होती है वो एक ही मतलब कि प्रकरण की जो सभी समस्याएं होती है वो एक ही जगह पे प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो दल शिक्षण के अंतर्गत सभी मतलब कि अध्यापक एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षक के लिए विशेष रूप से आवश्यक गुण कौन सा है। तो भाषा का जो शिक्षक होता है उसके लिए विशेष रूप से जो आवश्यक गुण होता है वो कौन सा हो जाने वाला। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाषा शिक्षक के लिए मतलब विशेष गुण कौन सा होने वाला, तो उच्चारण की शुद्धता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उच्चारण की शुद्धता होगी तभी जाकर मतलब कि विषय के ज्ञान को पढ़ा पाएगा और मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पाएगा, लेकिन उच्चारण शुद्ध होगा तभी जाके पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मतलब कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आंसर क्या होने वाला, उच्चारण की शुद्धता होने वाली है। यहाँ पे वैसे सभी आंसर सही है लेकिन यहाँ पे मैं तो किसको देना, उच्चारण की शुद्धता को देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा मतलब कि पाठ योजना किस आयाम को अपनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो NCERT के अंतर्गत जो मतलब कि पाठ योजना के अंतर्गत मतलब कि कौन से आयाम को अपनाया गया, तो यहाँ पे जो ब्लूम के आयाम है दोस्तों, ब्लूम के आयाम कौन कौन से हैं, कार्यात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक जो आयाम है दोस्तों इनको मतलब कि राष्ट्रीय जो शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो परिषद है दोस्तों NCERT के अंतर्गत अपनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।